नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चीन के साथ तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का मस्तक झुकेगा नहीं, हमारे पास सक्षम नेतृत्व। जी हां दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है चीन के साथ मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच सेना और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। निजी न्यूज चैनल आज तक के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के पास आज सक्षम नेतृत्व मौजूद है और हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि देश की जनता को अपने नेतृत्व करने वाले पर पूरा भरोसा है। चीन के साथ मसले का हल बातचीत से निकलेगा। दोनों देश तनाव को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। मैं देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने दूंगा। उन्होंने कहा कि भारत की नीति पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध की रही है, ये इतिहास में दर्ज है। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिका से मिले मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की रक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है। हमने कह दिया है कि चीन के साथ मसले को हम द्विपक्षीय लेवल पर हल कर लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीओके वापस लेने पर बोले राजनाथ, किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल ई एजेंडा आज तक में राजनाथ ने की शिरकत। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ई एजेंडा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि यह भारत का ही हिस्सा है और संसद ने भी इस प्रस्ताव को पास किया है। क्या पीओके वापस भारत में शामिल होगा? इस सवाल पर राजनाथ सिंह बोले कि किसी भी तरह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। बता दें कि बीते दिनों भारतीय मौसम विभाग ने पीओके का मौसम बताना शुरू किया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में डर का माहौल है। इसके अलावा इमरान खान भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी सरकार पीओके को हथिया सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक गाड़ी में आईईडी बरामद हुई, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सेना और इंटेलिजेंस की कामयाबी है। आज सभी एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए भारत की सेना तैयार है। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए राजनाथ बोले कि भारत का विरोध करते रहने पर ही पाकिस्तान की सरकार का अस्तित्व रहता है, लेकिन पाकिस्तान गोलीबारी करेगा तो उसका कड़ा जवाब मिलेगा, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो। इनसे पाकिस्तान में कितना खौफ है ये तो वही बता सकते हैं। ई एजेंडा, राजनाथ बोले, चीन से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी है। राजनाथ ने कहा, समय समय पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश होती रही है, लेकिन हमारे मुसलमान हमारे परिवार के सदस्य हैं और हर कोई भारतीय है। रक्षा मंत्री ने बताया कि आज बॉर्डर पर लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां रहने वाले लोगों को भी हर तरह की मदद की जा रही है, लेकिन किसी देश की सीमा पर हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नक्शा विवाद, नेपाल के दोगलेपन पर भारत का जवाब, अब बातचीत से पहले जीतो विश्वास। जी हां दोस्तों, काला पानी सीमा के मुद्दे पर भारत को आंखें दिखाकर नेपाल खुद ही मुसीबत में फंस गया है। नेपाल ने यह हिमाकत चीन के बहकावे में आकर की और अब पछताता नजर आ रहा है। दरअसल नेपाल ने चीन के उकसाने पर भारत के साथ पंगा लिया और अपने नक्शे में बदलाव करते हुए भारत के कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल कर लिया, लेकिन नेपाल को तब मुंह की खानी पड़ी। इस नए नक्शे को वह अपने ही देश की संसद में मंजूरी नहीं दिला सका और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अपनी गलती का एहसास होते ही अब वह भारत से बातचीत करने को बेताब है, लेकिन भारत ने स्पष्ट व दो टूक शब्दों में कहा है कि इस प्रकरण से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। इसलिए बातचीत के लिए नेपाल को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा। नेपाल काला पानी सीमा के मुद्दे पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर जोर दे रहा है और साथ ही नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए संविधान में संशोधन की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ भरोसे और विश्वास के माहौल में परस्पर सम्मान की भावना के साथ बात करने को तैयार है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए रचनात्मक और सकारात्मक प्रयासों की जरूरत है। भारत का कहना है कि नेपाल के साथ लगातार बातचीत जारी है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला पहले ही 2 बार नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य से मिल चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय में नेपाल के मामलों को देख रहे संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव ने भी कई बार आचार्य से मिल चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे, पीएम ने जनता के नाम लिखा खत, प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने, राम मंदिर मुद्दे के समाधान, एक बार में 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने तथा संशोधित नागरिकता कानून को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया और कहा कि ऐसे निर्णयों ने भारत की विकास यात्रा को नई गति, नए लक्ष्य दिए और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों के नाम खुले पत्र में मोदी ने कहा कि वर्ष 2019 में देश की जनता ने केवल सरकार को जारी रखने के लिए ही वोट नहीं दिया, बल्कि जनादेश देश के बड़े सपनों और आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था और इस 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान हैं। उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय देकर कदम भी बढ़ाए। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए अनुच्छेद 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम के रूप में राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना एक बार में 3 तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक संशोधित नागरिकता कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं। पिछले साल एक बार में 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक अब इतिहास बन चुका है। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 5, इस बार कितनी मिलेगी ढील, कैसा होगा लॉकडाउन, पीएम मोदी कल करेंगे मन की बात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के चलते लगा लॉकडाउन रविवार यानी कि 31 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से मन की बात करेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो लॉकडाउन 5 को लेकर मन की बात में इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी सरकार का कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, तो प्रधानमंत्री इस पर भी देश की जनता से बात कर सकते हैं। वहीं लॉकडाउन 5 कैसा होगा और इस बार केंद्र सरकार कितनी ढील देगी, इसको लेकर सरकार में महामंथन कई दिनों से चल रहा है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी कि इस बार लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, अगर लगाना है तो कितनी पाबंदियों को हटाया जाए। वहीं शुक्रवार को शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन 5 के बारे में बैठक की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय के बारे में जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार लॉकडाउन देश के कुछ शहरों तक सीमित रहेगा और बाकी हिस्सों से पाबंदियां हटा ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार 1 जून से होटलों, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दे सकती है। नई गाइडलाइंस बताया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन 15 दिनों का होगा, जिसको लेकर नई गाइडलाइंस तैयार की गई है। नई गाइडलाइंस के तहत 13 शहरों में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी और इनको कोई ढील नहीं मिलेगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए यहां पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स को 1 जून से खोलने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। राज्यों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे कि उन्हें जरूरी लगा तो सख्ती कर सकते हैं। शहरों के हालात के मद्देनजर राज्य सरकारें यह फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगी कि कहां ढील दी जाए और कहां सख्ती बरती जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ कुछ घंटों का मेहमान है गर्मी का मौसम, जून से मानसून की सुहानी दस्तक। जी हाँ दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी ने कुछ ही वक्त में तापमान के सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटों में ही मौसम की गर्मी निकल जाएगी। मौसम विभाग ने दावा किया है कि इस साल मानसून बिल्कुल वक्त पर आने की उम्मीद है, लिहाजा बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात से केरल में 1 जून से मानसून की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मई के खत्म होने से पहले ही भारत के सभी राज्यों में भरपूर बरसात होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान इस साल मानसून रहेगा सामान्य, खेती और आर्थिक वृद्धि के लिए है अच्छा।
गुरुवार से लगी सावन की झड़ियां, मानसून की दस्तक, गुरुवार को तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी को कम किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 24 घंटों में ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत में बारिश के अलावा तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की गणना की जा रही है। बारिश के बाद निकली मौसम की गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे तापमान में बारिश के बाद गिरावट दर्ज की गई और तापमान का पारा 41.8 पर आकर ठहर चुका है। दिल्ली और नजदीकी इलाकों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश ने गर्मी को कम कर दिया है। इसी महीने के खत्म होने से पहले ही देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय केरल और लक्षद्वीप में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। सेवन सिस्टर्स में बारिश की उम्मीद, मानसून से मिलेगी राहत। मिजोरम और त्रिपुरा में साथ में 30 से 31 मई को केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। विभाग ने त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम में भी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मध्य अरब सागर में 31 मई से 4 जून तक कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून के आने की भविष्यवाणी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त राशन देने में चूके कई राज्य, दिल्ली व बंगाल में मई में नहीं बांटा गया अनाज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना में भी कई राज्य चूक गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इन राज्यों के इस खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संकट से गुजर रहे गरीब उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्यों को सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित अनाज के साथ मुफ्त अनाज भी बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मई माह में तो योजना के तहत मुफ्त अनाज बांटा ही नहीं गया है। पासवान ने कहा, दिल्ली व पश्चिम बंगाल ने मई में नहीं बांटा मुफ्त अनाज। कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन में अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा देते हुए पासवान ने कहा, दिल्ली व पश्चिम बंगाल ने मई माह के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का वितरण नहीं किया है। इसके तहत प्रत्येक उपभोक्ता को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि आधा दर्जन ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने आधा अधूरा उपभोक्ताओं को ही मुफ्त अनाज वितरित किया है, जबकि बाकी राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पासवान ने कहा, लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने के एक दिन पहले औपचारिक प्रेस वार्ता करते हुए खाद्य मंत्री पासवान ने बताया, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान राशन प्रणाली के तहत राशन वितरण का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल और मणिपुर में भी तकरीबन 20% उपभोक्ताओं को भी मुफ्त अनाज नहीं मिल पाया है। गरीबों के लिए 6 महीने का एडवांस अनाज उठाने की पेशकश। खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर गरीबों के लिए आगामी 6 महीने का एडवांस अनाज उठाने की पेशकश की है। PMGAY के तहत गरीब परिवारों को दी जाने वाली 1 किलो दाल के वितरण का ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जबकि राज्यों ने अब तक कुल 1.68 लाख टन दालों का उठाव कर लिया है। लॉकडाउन की त्रासदी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने गरीबों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल देने का ऐलान किया है। यह प्रावधान अप्रैल से जून तक के लिए किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 100% लोगों को अनाज का वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पासवान ने बताया, पश्चिम बंगाल में अप्रैल माह का PMGAY कोटे का 93% और दिल्ली में 96% गरीबों को बांट दिया गया है, लेकिन मई माह में इन दोनों राज्यों का प्रदर्शन शून्य रहा है। बाकी राज्यों में अनाज का वितरण औसतन 70% से अधिक हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने किया कोयला नियमों बदलाव, सस्ती होगी बिजली कीमत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। मंत्रालय ने पावर प्लांटों में धुले कोयले के उपयोग की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे पहले धुले कोयले से ही बिजली बनाने की अनिवार्यता थी। नियमों में भी बदलाव करने के साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह स्वीकार किया है कि वॉश कोल के उपयोग से बिजली उत्पादन महंगा हो जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब कोयला खदानों से कोयला निकलकर सीधे पावर प्लांटों में पहुंचेगा और इसी कोयले से बिजली का उत्पादन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल CNG की होम डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में है मोदी सरकार।
जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधनों की होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी के लिए खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इस नए स्वरूप में ये सारे ईंधन एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।